आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का 9th चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। और व्यापार के लिए कम से कम दो पक्ष हो तो व्यापार होगा, और दोनों को लाभ हो तभी संभव होगा व्यापार। और व्यापार दो स्तर पर किया जा सकता है। पहला राष्ट्रीय स्तर पर जो देश के अंदर होता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व के अन्य देशों के साथ। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार। तो राष्ट्रीय सीमा के पार वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कहलाता है। और संभव कब होगा? जब किसी वस्तु का अभाव हो कोई देश में, जब किसी वस्तु का उत्पादन देश में नहीं होता हो और अन्य किसी राष्ट्र में सस्ती हो, तब व्यापार संभव हो सकता है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। तो राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पड़ेगी। तो संसाधन दुनिया में असमान रूप से वितरित किए जाते हैं। ये अंतर मुख्य रूप से भूविज्ञान, खनिज संसाधनों और जलवायु को संदर्भित करते हैं। दूसरा है भूवैज्ञानिक संरचना। तो इसका अर्थ है राहत सुविधाएं, भूमि का प्रकार जैसे उपजाऊ पहाड़ी, तराई, जो कृषि, पर्यटन और अन्य गतिविधियों का समर्थन करती है। तीसरा है खनिज संसाधन। तो खनिज से समृद्ध क्षेत्र व्यापार को आगे बढ़ाने वाले औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। अगला है जलवायु। तो यह एक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों और जीवों के प्रकार को प्रभावित करता है, जैसे कि ठंडे क्षेत्रों में ऊन का उत्पादन, कोको, रबर, केले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं। अगला जनसंख्या कारक। तो देशों के बीच जनसंख्या का आकार, वितरण और विविधता माल के प्रकार और मात्रा के संबंध में व्यापार को प्रभावित करती है। जैसे बाहरी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार की बड़ी मात्रा स्थानीय बाजारों में खपत के कारण घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होती है। अगला है सांस्कृतिक कारक। तो कला और शिल्प के विशिष्ट रूप कुछ संस्कृतियों में विकसित होते हैं और व्यापार को जन्म देते हैं, जैसे चीन के चीनी मिट्टी के बर्तन और ब्रोकेस, ईरान के कालीन, इंडोनेशिया के बाटिक कपड़े आदि। अगला आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के चरण औद्योगिकीकृत राष्ट्र निर्यात, मशीनरी, तैयार उत्पाद और खाद्यान्न और कच्चे माल का आयात करते हैं। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में स्थिति विपरीत होती है। अगला विदेशी निवेश की अधिकता। तो विकासशील देशों में पूंजी की कमी होती है, इसलिए विदेशी निवेश वृक्षारोपण, कृषि को विकसित करके विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। अगला है पुराने समय में परिवहन का अभाव। तो केवल स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित था। जो पुराने समय में परिवहन का अभाव जो था वह स्थानीय क्षेत्रों में ही था। रेल, महासागरों और हवाई परिवहन का विस्तार जो है वह प्राचीनतम और संरक्षण के बेहतर साधन, व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। तो इस प्राचीन समय में जो था वह परिवहन का अभाव था। व्यापार स्थानीय स्तर पर होता था और लोग भोजन, आवश्यक वस्तु तथा आभूषण का खर्च करते थे। अगला है रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग जो है लंबी दूरी की व्यापार के लिए खोला गया था और यह 6000 किलोमीटर लंबी मार्ग थी जो चीन से रोम तक जाती थी। व्यापारी जो थे सो भारत से ईरान, ईरान से मध्य एशिया के स्थानों से चीन में बने हुए रेशम और ऊन व बहुमूल्य धातुओं का व्यापार करते थे। और जो रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद एशिया, यूरोप में व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज 1992 में हुई। 15वीं शताब्दी में यूरोपियन उपनिवेशवाद का शुरू हुआ और परिणाम क्या हुआ? तो दास व्यापार का आरंभ हो गया। तो अगला टॉपिक है दास व्यापार। तो 15वीं शताब्दी में दास व्यापार का उदय हुआ, जिसमें पुर्तगाली, डच, स्पेन, ब्रिटिशों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ लिया और अमेरिका में बागान मालिकों को बेच दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक देशों ने कच्चे माल का आयात किया और गैर औद्योगिक देशों को तैयार उत्पादों का निर्यात किया। जो 200 से अधिक वर्षों तक दास व्यापार चला था। 1972 में तक जो था वह डेनमार्क में दास व्यापार चला।
1807 तक ब्रिटेन में और 1808 तक अमेरिका में दास व्यापार प्रचलन में रहा। अगला टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 1850 के दशक में इंग्लैंड में हुआ था। कच्चे माल की मांग बढ़ गई थी उस समय। अनाज, ऊन, कपास और मांस जो था उसकी, और विनिर्माण वस्तुएं बाजार में उपलब्ध थी। और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से जो 45 तक चला था, उसके बाद पहली बार व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है और विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है इससे, और राष्ट्रों की विदेश नीति अच्छी होती है, और WHO के सभी राष्ट्र सदस्य बने हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और विश्व की प्राकृतिक संसाधनों को सभी देशों तक पहुंचाया जा सके। अगला टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, दूसरा है जनसंख्या कारक, तीसरा आर्थिक विकास की प्रावस्था, चौथा है विदेशी निवेश की सीमा, और पांचवा है परिवहन। तो पहला देखते हैं राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। तो भौतिक संसाधनों में जो भिन्नता होती है उसमें मृदा, जलवायु और उच्चावच में होती है। और विश्व के संसाधनों में जो भिन्नता है उसमें खनिज संसाधन में जो विश्व में असमान वितरण होता है, औद्योगिक विकास में भी असमान होते हैं। जलवायु की बात करें तो पादप व जीव जंतु में भिन्नता पाई जाती है, और उत्पादन में भी अलग अलग होते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय में रबड़, केला, कहवा होता है, और शीतोष्णकटिबंधीय में ऊन का उत्पादन होता है। भौगोलिक संरचना की बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल होते हैं। दूसरा है जनसंख्या कारक। तो विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तु के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसमें है सांस्कृतिक कारक। तो इसमें ईरान में जो कालीन होता है, चीन में चीनी मिट्टी का बर्तन, इंडोनेशिया में ब्रिटिश वस्त्र होता है। दूसरा जनसंख्या का आकार। तो सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है और जनसंख्या का जीवन स्तर पर बेहद गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है। तीसरा है आर्थिक विकास की प्रावस्था। तो इसमें जो पहला विकसित देश होते हैं जहां औद्योगिक राष्ट्र निर्माण का निर्यात होता है और लाभ हेतु किया जाता है। कृषि निर्धारित उत्पादन का आयात किया जाता है, और विकासशील देश होते हैं वहाँ पे तकनीकी मशीन का आयात किया जाता है और कृषि उत्पादन निर्यात किए जाते हैं। चौथा है विदेशी निवेश की सीमा। तो विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। खनन प्रवेधन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ, कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव होता है। पांचवा है परिवहन। तो परिवहन लगातार व्यापार को बढ़ावा देता है, और रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग लगातार विकास कर रहे हैं, और उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे रत्न, रेशम तथा मसाले का लंबी दूरी तक व्यापार किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। तो इसमें पहला व्यापार की दिशा। तो व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिणाम कहलाता है, और सभी प्रकार की व्यापारिक सेवाओं को तौला नहीं जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिणाम के रूप में जाना जाता है। अगला है व्यापार संयोजन। तो व्यापार संयोजन से अभिप्राय देशों द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार में हुए परिवर्तन से है। जैसे पिछली शताब्दी के शुरू में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, और बाद में निर्माण क्षेत्र की वस्तुओं का अत्यधिक हो गया, और अब सेवा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। अगला है व्यापार की दिशा। तो पहले विकासशील देश कीमती वस्तुओं तथा शिल्पकला की वस्तुओं आदि का निर्यात करते थे, और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ व कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया, और वर्तमान में भारत ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी, और आज चीन तेजी से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस चित्र में देख सकते हैं जो विकसित देश है वह मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स को विकासशील देशों में देते हैं, वस्तुएं और सेवाएं निर्माण करके, और जो विकासशील देश है वह रॉ मटेरियल विकसित देश को देते हैं, कच्चा पदार्थ।
तो विकसित देश को अधिक लाभ होता है और चीन और भारत जो है व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला टॉपिक है व्यापार संतुलन। तो एक देश दूसरे देश को कुछ वस्तुएं या सेवाएं भेजता यानी कि निर्यात करता है तथा कुछ वस्तुओं या सेवाओं को अपने देश में मंगाता यानी कि आयात करता है। इसे आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन के अंतर्गत सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है यानी कि व्यापार संतुलन बराबर निर्यात माइनस आयात। आगे अगर हम व्यापार संतुलन के प्रकार की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक व्यापार संतुलन, तो देश दूसरे देशों से वस्तुओं को खरीदने पर उस मूल्य से अधिक खर्च करता है जितना वह अपनी वस्तुओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करता है, अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। अगर कोई देश जो है सो निर्यात अधिक कर रहा है और अगर निर्यात कम कर रहा है और आयात अधिक कर रहा है तो वह ऋणात्मक व्यापार संतुलन होगा, यानी कि निर्यात लेस देन आयात। निर्यात कम होगा, आयात ज़्यादा, तो वह ऋणात्मक व्यापार संतुलन होगा। दूसरा है धनात्मक व्यापार संतुलन। तो यदि निर्यात का मूल्य जो है अधिक होता है आयात से तो वह धनात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। जैसे कि निर्यात ज़्यादा होगा, आयात कम होगा, तब वह धनात्मक व्यापार संतुलन कहलाएगा। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। तो यह दो प्रकार का होता है। द्विपार्श्विक व्यापार यानी कि दो देशों की आपसी व्यापार, और बहुपार्श्विक व्यापार यानी कि अनेक देशों के साथ व्यापार। तो द्विपार्श्विक व्यापार देखते हैं तो दो देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। और बहुपार्श्विक व्यापार में यानी कि बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाने वाला व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। अगला टॉपिक है मुक्त व्यापार। तो जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है, जैसे सीमा शुल्क खत्म कर देना, तो इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। तो कुछ मुक्त व्यापार के गुण हैं, जैसे कि घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और व्यापार में भी तेजी से वृद्धि होता है। कुछ मुक्त व्यापार के दोष हैं, जैसे विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश अपने उत्पादों को उनके बाजारों में अधिक मात्रा में भेज देते हैं, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और उनके उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। अगला टॉपिक है डंप करना। एक पॉइंट आता है डंप। तो लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप करना कहते हैं। अगला टॉपिक है गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यापार में कमी हुई और उच्च सीमा शुल्क हो गया। 1995 में गेट विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। यह संगठन दूर संचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। जो संस्थापक सदस्य है उसमें भारत है और 164 सदस्य देश है गेट में। इसका सम्मेलन जो है सो 1917 में हुआ था अर्जेंटीना में, 1919 में न्यू दिल्ली में और 1920 में कजाकिस्तान में प्रस्तावित था। अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन WTO की आलोचना। तो WTO ने मुक्त व्यापार एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण धनी और गरीब जो देश हैं उनको, और विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए नहीं खोला और इस संगठन में केवल कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का वर्चस्व है। WTO पर्यावरणीय मुद्दों, बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य व अधिकारों की उपेक्षा। अगला टॉपिक है प्रादेशिक व्यापार समूह। तो विश्व के वे देश जिसकी व्यापार संबंधी आवश्यकताएं एवं समस्याएं एक जैसी होती है वह भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप हैं, एक व्यापार समूह का संगठन कर लेते हैं, इसे ही प्रादेशिक व्यापार समूह कहा जाता है।
जैसे ओपेक, आसियान आदि। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन हो जाता है। विश्व में 50% से अधिक व्यापार होता है और FTA को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है व्यापार शुल्क कम करने के लिए। क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन, आसियान इत्यादि। MFN, जिसे मोस्ट फेवर नेशन कहा जाता है, का दर्जा देने का प्रचलन किया गया है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। तो विकसित देश में क्या क्या मामला है? तो राष्ट्रों को लाभ करना, विशिष्टीकरण अधिक करना, उत्पादन का स्तर अधिक जैसे मशीन और तकनीक का प्रयोग करना, वस्तु एवं सेवा की उपलब्धता करना, विश्व स्तर पर अधिक व्यापार करना, प्रतिस्पर्धा अधिक रखना और गुणवत्ता अच्छी रखना। और अगर विकासशील देश में देखें तो उद्योग समाप्त हो रहे हैं, विकसित देशों से आयात अधिक हो रहा है और विकसित देशों पर निर्भरता अधिक बढ़ रहा है और गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। अगर इसकी परिणाम की बात करें तो वन उन्मूलन अधिक हो रहा है, नदी या बांध बनाए जा रहे हैं, खनन अधिक हो रहा है और प्रदूषण अधिक हो रहा है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण हो रहे हैं। अगला टॉपिक है पतन। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पतन को रख रखाव आवश्यक होता है। पतन में सुविधा क्या होती है? तो यात्री और वस्तुओं के लिए आवश्यक भंडारण हेतु उपयुक्त होता है पतन, जहां जहाज़ों को रुकने का अवसर मिलता है। अगला टॉपिक है पत्तन के प्रकार। तो निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकार 3 हैं: औद्योगिक पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन और फिर विस्तृत पत्तन। तो औद्योगिक पत्तन किसे कहेंगे? तो ये पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थों के लिए। दूसरा वाणिज्यिक पत्तन। तो ये पत्तन सामान्यतः नौभार, संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पत्तन यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। तीसरा है विस्तृत पत्तन। तो ये पत्तन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंधन करते हैं और संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अगला टॉपिक है अवस्थिति के आधार पर पत्तनों के प्रकार। तो इसमें 2 प्रकार के हैं: अंतर्देशीय पत्तन और बाह्य पत्तन। तो अंतर्देशीय पत्तन में क्या है? तो समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं और समुद्र से नदी या नहर द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे ड्यूसबर्ग जो राइन नदी में है और कोलकाता जो हुगली नदी पर है। दूसरा है बाह्य पतन। तो यह गहरे जल के पतन होते हैं और वास्तविक पतन से दूर स्थित होते हैं। ये बड़े आकार के होते हैं और एथेंस तथा यूनान में इसके बाह्य पतन पिरेयस एक उच्च कोटि का संयोजक है। अगला टॉपिक है विशिष्टीकृत कार्य के आधार पर पत्तन। तो इसमें मुख्यतः तेल पत्तन, मार्ग या विश्राम पत्तन, पैकेट स्टेशन, अंतरपो पत्तन और नौ सैनिक पत्तन शामिल किए जाते हैं। तो पहला देखते हैं तेल पत्तन। तो ये पत्तन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पत्तन तथा कुछ तेल शोधक पत्तन होते हैं। वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीसिया में एस्खीरा और लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन है और पर्सिया की खाड़ी पर अबादान एक तेल शोधन पत्तन है। दूसरा है मार्ग या विश्राम पत्तन। तो ये पत्तन समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं और जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते थे। बाद में वे वाणिज्यिक पत्तनों में विकसित हो गए और अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर इसके उदाहरण हैं। तीसरा है पैकेट पत्तन। तो फेरी पत्तन के नाम से भी इसे जाना जाता है और छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन जो आवागमन होता है से जुड़े होते हैं। जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं, जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस पत्तन। चौथा है अंतरपो पत्तन। तो विभिन्न देशों में निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है इस पत्तन से। सिंगापुर से एशिया के लिए एक अंतरपो पत्तन और
रोटरडम जो है सो यूरोप के लिए और कोपेनहेगन जो है वह बाल्टिक क्षेत्र के लिए ऑन्त्रोपोपत्तन है। 5वां पत्तन है नौसैनिक पत्तन। तो युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। नौसैनिक पत्तन, जहां कोच्चि तथा कारवार भारत में ऐसे पत्तनों के उदाहरण हैं जो नौसैनिक पत्तन है। इस तरह हमारा चैप्टर यह समाप्त हुआ।